हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के अंतर्गत थर्मोडायनामिक्स सेकेंड में फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को परिभाषित करने के लिए उसके दाब और आयतन के अतिरिक्त तीन गुणों ताप ऊर्जा और एनोट्रोपी और उनसे संयुक्त तीन गुणों एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और गिब्स ऊर्जा जो है उसका क्या महत्व है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो किसी भी सिस्टम को परिभाषित करने के लिए दाब आयतन के अतिरिक्त तीन मूल गुण यानी टेम्परेचर, ऊर्जा और एनोट्रोपी और उसके साथ संयुक्त तीन गुणों जैसे एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और जी, इनका आपस में ये गुण जो हैं आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं और इनके बीच में संबंध को बताने वाली समीकरण ही थर्मोडायनामिक्स की फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस में प्रसार कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू ए इक्वल टू 0 है। तो इस रेस्ट्रिक्शंस के साथ में साम्यावस्था के लिए जो सामान्य परिस्थिति है उसमें डी यू इक्वल टू डी एस माइनस पी डी वी, ये जो समीकरण है जो कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड नियम के संयोग से बनी हुई है, ये जो है इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और इसके जो संयुक्त तीनों फलनों की परिभाषा है निम्न प्रकार से बता सकते हैं। H इक्वल टू यू प्लस पी वी, यानी एंथैल्पी ही H इक्वल टू यू प्लस पी वी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी A इक्वल टू यू माइनस टी एस और जी गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी G इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। अब इन तीनों इक्वेशंस को जब अवकलित किया जाए तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलेगी इस इक्वेशन से H इक्वल टू यू प्लस पी वी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। इसी तरीके से जब इस इक्वेशन को A इक्वल टू यू माइनस टी एस को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी डी ए इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसी तरीके से जब G इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है डी जी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और इन तीनों समीकरणों में सब में डी यू आ रहा है, यहाँ डी यू की जो वैल्यू है डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, इस वैल्यू को इन सभी तीनों इक्वेशन में हम रखें तो हमें जो नई इक्वेशंस मिलेंगी वो होगी डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। इसी तरीके से डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी और यहाँ पर डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये तीन इक्वेशन हमें और प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से 124, 125, 126 और 127 ये जो है थर्मोडायनामिक्स की चार मूलभूत समीकरणें हैं। तो यहाँ पर हमने पी वी एवं टी के साथ जी और ए में परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। तो वेरिएशन ऑफ जी एंड ए विद पी वी एंड टी, तो हम इस इक्वेशन को हम देखें डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी,
इस इक्वेशन को अगर हम काम में लें तो यहाँ पर गिब्स ऊर्जा जी है, dt ताप परिवर्तन dt है, दाब में परिवर्तन dp है, और तो यानी कि ये जो गिब्स एनर्जी जी है वो t और p इनका फंक्शन होगा, अर्थात g इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड p। तो इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए अगर इसको g इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ t एंड p है तो dg इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि फ्री एनर्जी में परिवर्तन ताप के साथ फ्री एनर्जी में परिवर्तन स्थिर दाब पर इनटू ताप में परिवर्तन प्लस स्थिर ताप पर दाब के साथ फ्री एनर्जी में परिवर्तन की दर इनटू dp। तो इन दोनों, इस समीकरण को और इस समीकरण की जब तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये -s के बराबर है और ये जो वैल्यू है ये v के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू -s और डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू v है। तो यहाँ पर ये एनोट्रोपी का जो ऋणात्मक मान है, इससे तात्पर्य है कि स्थिर दाब पर, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया है, यदि तंत्र के ताप को बढ़ाया जाए तो उसके गिब्स ऊर्जा के मान में कमी होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। और इस कमी का, ये जो कमी होती है होने का जो वेग है वह ठोस व द्रव की तुलना में गैसों में अधिक होता है, क्योंकि गैसों के लिए एंट्रोपी का मान उच्च होता है। इसी तरीके से इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि स्थिर ताप पर दाब के साथ फ्री एनर्जी में परिवर्तन की दर आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर स्थिर ताप पर किसी भी तंत्र के दाब में अगर वृद्धि की जाए तो गिब्स ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है। तो तंत्र के आयतन का जितना अधिक मान होगा उसकी गिब्स ऊर्जा में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का आयतन अधिक होता है। अतः स्थिर ताप पर अगर दाब वृद्धि के साथ भी गैसों की गिब्स ऊर्जा का मान भी तेजी के साथ बढ़ता है। तो प्रति मोल गिब्स एनर्जी, एक मोल के लिए गिब्स ऊर्जा G अपॉन N को मोलर गिब्स ऊर्जा म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो समीकरण है निम्न समीकरण के द्वारा दाब और गिब्स ऊर्जा या मोलर गिब्स ऊर्जा में संबंध को बताती है। इक्वेशन मी इक्वल टू मी 0 टी प्लस आर टी लॉग पी। तो यहाँ पर टी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, लॉग पी है। तो आदर्श गैस के लिए किसी दिए गए ताप में दाब में वृद्धि के साथ गिब्स ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है, जिसको कि हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है म्यू माइनस म्यू 0 इक्वल टू आर टी लॉग पी, यहाँ पर ये आर टी कॉन्स्टेंट है, लॉग पी और म्यू माइनस म्यू 0 के बीच में ग्राफ अगर खींचें तो इस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब दाब 1 से कम है तो म्यू माइनस म्यू 0 का मान 0 से कम होता है। जब 1 है तो ये जो वैल्यू है म्यू माइनस म्यू 0 ये 0 के बराबर होगी, और फिर उसके बाद दाब बढ़ाने पर म्यू माइनस म्यू 0 का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर आदर्श के लिए गैस के लिए दाब के फलन के रूप में गिब्स ऊर्जा को हम बता सकते हैं। तो मान लीजिए कि इन्हीं दो दाब सीमाएं हैं, मान लीजिए 2 और 3 के बीच में 2 दाब सीमाएं ले लें, या कोई भी इस पर 2 पॉइंट लें, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो गिब्स ऊर्जा को हम निम्न समीकरण द्वारा बता सकते हैं। यानी 2 सीमाएं हैं P1 P2, तो गिब्स ऊर्जा को निम्न समीकरण द्वारा बता सकते हैं G2 माइनस G1 इक्वल टू डेल्टा G इक्वल टू NRT लॉग P2 अपॉन P1।
तो डेल्टा जी इक्वल टू एन आर टी 2.303, ये लॉग को चेंज करेंगे तो log P2 अपॉन P1। तो ये एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि अ, 2 मोल हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये इसी ताप पर और इसका प्रेशर 5 प्रेशर कर दिया जाए तो फ्री एनर्जी जो है डेल्टा जी इक्वल टू एन आर टी 2.303 log P2 अपॉन P1। यहाँ पर जो मोल है वो है 2 मोल इंटू आर की वैल्यू रखिए यहाँ पे। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर और 2.3035 अपॉन 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाती है 8030.3 जूल। तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू 8.03 किलो जूल के बराबर होगा। तो यानी कि इतना हमें फ्री एनर्जी प्राप्त होगी। परंतु आदर्श गैसों के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P2 अपॉन P1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो हम इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वास्तविक गैसों के लिए गिब्स एनर्जी को ज्ञात करने के लिए एक नए फलन को लाया गया जिसे कि हम फ्यूगेसिटी कहते हैं। ये भी ताप और दाब का फलन है। अतः किसी दिए गए ताप पर पलायनता का समान होने का अर्थ है उसके दाब का समान होना। अतः पलायनता से किसी भी वास्तविक गैस की मोलर गिब्स ऊर्जा को उसी प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है जिस प्रकार आदर्श गैसों की गिब्स ऊर्जा को दाबों के मान से कैलकुलेट किया जाता है। अतः म्यू इक्वल टू म्यू 0 टी प्लस आर टी लॉग एफ। यहाँ पर प्रेशर की जगह हमने फ्यूगेसिटी को काम में लिया है। गिव्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। हम जानते हैं कि सभी गैसें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उनकी स्वतः प्रवृत्ति होती है, तो इससे गिब्स ऊर्जा के मान में कमी होनी चाहिए। माना प्रारंभिक अवस्था में तीनों गैसें अलग अलग हैं तो समान ताप और दाब समान है लेकिन उनकी मात्राएं भिन्न भिन्न हैं। तो उसके लिए फ्री एनर्जी G1 इक्वल टू N1 μ1 0। तो यहाँ पर जो प्रेशर ताप और दाब समान है तो प्रेशर वाली जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। G2 इक्वल टू N2 μ2 0 और G3 इक्वल टू N3 μ3 0। तो प्रारंभिक अवस्था में जो गिब्स एनर्जी है उसकी कुल गिब्स एनर्जी जो है इनके योग के बराबर होगी। G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 इक्वल टू N1 μ1 0 प्लस N2 μ2 0 प्लस N3 μ3 0 इक्वल टू समेशन ऑफ Ni μi 0। लेकिन अगर इन सबको मिला दिया जाए आपस में तो अंतिम अवस्था में, यानी कि हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं, ये तीन गैसें हैं, एक के N1 मोल, दूसरे के N2 मोल और तीसरे के N3 मोल है और इन जो तीनों का जो टेम्परेचर और प्रेशर समान है। तो यहाँ पर इसके लिए गिब्स एनर्जी G1 है, इसके लिए G2 है और इसके लिए G3 है। तो इसको जब मिक्स कर दिया जाए तो उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर होगा अंतिम अवस्था में। तो अंतिम अवस्था के लिए फ्री एनर्जी इक्वल टू N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस N3 μ3 इक्वल टू समेशन ऑफ Ni μi। तो दोनों का अंतर निश्चित करने की फ्री एनर्जी जो होगी वो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू जी अंतिम माइनस जी प्रारंभिक। तो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू N1 μ1 माइनस μ1 0 प्लस N2 μ2 माइनस μ2 0 प्लस N3 μ3 माइनस μ3 0 तो इक्वल टू समेशन ऑफ Ni ब्रैकेट में μi माइनस μi 0। इससे हम जो है मिक्सिंग की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू आर टी समेशन ऑफ आई एन आई लॉग एक्स आई। यहाँ पर एक्स जो एन आई है उसे हम
एक्स आई एन से के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ एन मोलों की कुल संख्या है। तो डेल्टा जी इक्वल टू मिक्सिंग इक्वल टू एन आर टी समेशन ऑफ एक्स आई लॉग एक्स आई। तो एक्स आई जो है एक भिन्नात्मक संख्या है, अतः इसके लघुगणक का मान ऋणात्मक होना चाहिए होगा और समीकरण के दाईं ओर का भाग जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि मिक्सिंग के बाद में जो तंत्र की गिब्स ऊर्जा है उसकी मान में कमी आती है। यदि एक बाइनरी मिश्रण लिया जाए जिसमें x1 के x और x2 के 1 माइनस एक्स मोल हो, तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं एन आर टी डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू एन आर टी ब्रैकेट में एक्स लॉग एक्स प्लस 1 माइनस एक्स लॉग माइनस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर जब x बराबर हाफ होगा, इस डायरेक्शन में x है और इस डायरेक्शन में डेल्टा जी मिक्सिंग अपॉन एन आर टी है, तो जब x बराबर हाफ होगा इस पॉइंट पर, जब तो उस समय तंत्र की गिब्स ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, अर्थात एक बाइनरी मिश्रण में दोनों अवयवों की बराबर मात्रा होने पर तंत्र की गिब्स ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। अब है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। अब गिब्स ऊर्जा में हमने देखा कि G इक्वल टू एच माइनस टी एस जो है, तो यहाँ पर चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी को हम बीच में संबंध को बता सकते हैं। इसी तरीके से हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार A इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स आएंगे डेल्टा ए, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एस, यानी इन तीन जो क्वांटिटीज हैं या वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है और इन्हीं संबंधों को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में जो गिब्स ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी, इनकी सहायता से हम संबंध बताएंगे। तो गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी, इनके मान प्रारंभिक अवस्था में G1 H1 प्लस S1 है और स्थिर ताप पर अगर परिवर्तन किया जाए तो उसकी गिब्स ऊर्जा और एंट्रोपी G2 S2 और S2 है। तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। तो डेल्टा जी इक्वल टू G2 माइनस G1, तो डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस S1। तो इन दोनों समीकरणों से हम देखें तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। तो गिब्स ऊर्जा की परिभाषा से G इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी लॉग जी अपॉन डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज की परिभाषा इक्वेशन जो है, इसका एक रूप है जो गिब्स ऊर्जा और एंथैल्पी में संबंध को बताता है। अब हम थर्मोडायनामिक्स की दूसरी समीकरण 126 इस पर विचार करें। डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा भी ताप और आयतन का फलन है। तो ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी प्लस टी वी एंड टी। तो डी ए इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल ए अपॉन डेल वी टी इंटू डी वी। तो समीकरण जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की जब तुलना करें तो हमें ये माइनस एस इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल टी और डेल ए अपॉन डेल वी इक्वल टू पी के बराबर होगा। तो यहाँ पर डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू माइनस एस और डेल ए अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस पी है। तो यहाँ पर डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A1 और डेल्टा एस को S2 माइनस S1 लें तो समीकरण जो है
इसके अनुसार डेल डेल्टा ए अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। तो इसकी परिभाषा के अनुसार ए इक्वल टू यू माइनस टी एस अथवा डेल्टा ए इक्वल टू माइनस यू डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। तो समीकरण इन दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी ब्रैकेट में डेल डेल्टा ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। अतः गिब्स समीकरण का ये जो इक्वेशन है ये गिब्स इक्वेशन का दूसरा रूप है और जो कि हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के बीच में संबंध को बताता है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा पर ताप के प्रभाव को दर्शाती है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की इन इक्वेशंस की सहायता से समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कौन सा बल प्रेरित करता है। यदि उत्पाद की मुक्त ऊर्जा क्रियाकारक की मुक्त ऊर्जा से कम है अर्थात डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो यह अभिक्रिया स्वतः संपन्न होगी। इसके विपरीत यदि क्रिया कारक व उत्पाद की मुक्त ऊर्जा का मान बराबर है अथवा शून्य है तो अभिक्रिया साम्य में होगी। और अगर डेल्टा जी का मान धनात्मक है यानी कि मुक्त ऊर्जा में कमी जो है नहीं हो रही है तो उस स्थिति में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो वह स्वतः संपन्न होगी। यदि क्रिया कारक और उत्पाद की मुक्त ऊर्जाओं के मान बराबर हैं तो डेल्टा जी का मान शून्य है तो वह अभिक्रिया साम्य में होगी। इसके अतिरिक्त गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा और उनके संगत ताप गुणांकों का मान ज्ञात होने पर परिवर्तन के दौरान हुए एंथैल्पी परिवर्तन अथवा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन किया जा सकता है। इसी तरीके से गिब्स ऊर्जा पर ताप के परिवर्तन के प्रभाव को गिब्स ऊर्जा पर ताप के परिवर्तन के प्रभाव को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।